वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एट बिल्कुल सिंपल। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं और चीज़ों को साथ के साथ याद करते जाएं। मैं इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सीक्वेंस रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन से लेकर के आप देखें फाइनल रिवीजन तक जाएगा और आप साथ के साथ मैं चीज़ों को आपको याद करवाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात, आखिर सिविलाइजेशन होता क्या है दोस्तों? ये कोई अर्बन प्लानिंग होती है। ये कोई भी अर्बन प्लानिंग जिसका वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रेड हो, जिसकी वेल इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, इकोनॉमी हो, इनकी वेल इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस सिस्टम हो और ये कोई एडवांस सिस्टम यूज़ किए हों। ये इन तरह के जो भी अर्बन प्लानिंग वाले एरिया होते हैं इनको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इन सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं बिकॉज इन सिविलाइजेशन से हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है। चार इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है दोस्तों, उन चारों सिविलाइजेशन को समझेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि कोई भी सिविलाइजेशन पहले के समय में किसी न किसी नदी के आसपास बसती थी। अब ये नदी के आसपास बसने का कारण होता था, इनका ट्रेड आसान होता था, एग्रीकल्चर इजी होता था और इनका रहना इजी होता था। रहना क्या होता था दोस्तों? इजी होता था। तो यहाँ पे चार सिविलाइजेशन और उसके बगल की नदियाँ, चार सिविलाइजेशन और उनकी चार नदियाँ, इनके बारे में इनको हम अभी के अभी याद करेंगे। सबसे पहला सिविलाइजेशन जो दोस्तों है वो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसे मैंने पहले रखा है क्योंकि ये हमारा अपना सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के पास में है। जो दूसरा सिविलाइजेशन होगा दोस्तों वो होगा चाइनीज सिविलाइजेशन। इसे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन, और चाइनीज सिविलाइजेशन जिस नदी के पास है उस नदी का नाम है हुआंग हो रिवर। आप देखें हुआंग हो रिवर। और तो और इसे येलो रिवर भी कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है। जो तीसरी सिविलाइजेशन है, सी के बाद आता है ई, यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये देखें दोस्तों, ये वाला है फोटो में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन के बगल की जो नदी है वो है नाइल रिवर। वो क्या है? नाइल रिवर। और जो चौथी सिविलाइजेशन है दोस्तों वो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसका नाम भी थोड़ा बड़ा है। अगर नाम बड़ा है तो नदी भी बड़ी होगी। यानी कि यहाँ पे जो नदी है वो कौन है? टिग्रिस नदी। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस ये वाली नदी है। एक और बात, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इंडस रिवर को मेलुहा कहा जाता था। ऐसा ऐसा देखा गया है उनके इंस्क्रिप्शन में कि इंडस रिवर को मेलुहा कहा गया। तो यहाँ पे चार सिविलाइजेशन है दोस्तों, चार नदियाँ हैं, इंडस वैली, इंडस रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहो रिवर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन टिग्रिस रिवर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, लेकिन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन नहीं बोला जाता, बस और बस हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो यह सिविलाइजेशन वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है दोस्तों। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आखिर हमें पता कैसे चला? हमें कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन भी एक समय पे एग्जिस्ट करती थी? तो इसके पीछे का कहानी है दोस्तों, जब रेलवे लाइन अंग्रेज बिछा रहे थे लाहौर से कराची के बीच में, तो लोगों को खबरें थी कि एक सिविलाइजेशन है। 1870 से ही खबर था कि एक सिविलाइजेशन है पंजाब में जो ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन उसी बीच सन 1920 में, ये टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चारों टाइमलाइन आपको याद होने चाहिए। 1920 में जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति को बनाया गया हेड ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने टास्क दिया एक्सकेवेशन का, और दो इंडियन को टास्क दिया एक्सकेवेशन का। ये दो इंडियन थे दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा नाम के एक साइट को एक्सकवेट किया। इन्होंने उस साइट के नाम को हड़प्पा रखा क्योंकि उन्हें लगा कि उस साइट का नाम हड़प्पा ही है। और 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट
साइट्स हैं दोस्तों, और आज तक 2000 से भी ज़्यादा साइट डेवलप हो चुके हैं, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। आगे आने वाले समय में हम और भी इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन 1924। तो आप देखें 1920 से स्टार्ट हुआ, 1920 के बाद 1921, देन 1922, देन 1924। 1924 में जॉन मार्शल ने वर्ल्ड को अनाउंस किया कि हमें एक नया सिविलाइजेशन मिला है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उनके कुछ साइट्स हमें मिले हैं और हम खोज आगे जारी रखे हैं। तो देखें दोस्तों, एरिया जो है अराउंड 1.3 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब अच्छा खासा एरिया है दोस्तों। आधा भारत का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एडवांस अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। एडवांस अर्बन प्लानिंग था इनका। इसके अलावा इनका एक ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी का निकास, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया था। इन सब चीज़ के लिए इसको जाना जाता है। चलिए अब डिटेल से एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले फेजेस एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट। फेजेस में क्या है दोस्तों, देखिए 3 फेजेस में इसको बांटा गया है। कुछ लोग कभी कभी 4 भी बोलते हैं, जैसे प्री अर्ली हड़प्पन, तो वो आप छोड़ दें। अभी 3 फेजेस में इसको बांटेंगे हम। पहला फेज होगा अर्ली हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन दोस्तों 3300 से 2600 BCE के बीच में का है। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन, ये आता है 2600 से 1900 BCE के बीच का है। फिर आता है लेट हड़प्पन, ये आता है 1900 से 1300 BCE का है दोस्तों। ये 3 फेजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 1300 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। आगे बढ़ते हैं। अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट को देखें, जोग्राफी का मतलब होता है नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। तो दोस्तों इसको मैंने सीक्वेंस में रखा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर आप ईस्ट को देखेंगे तो ई के बगल में ए आता है, तो ईस्टर्न पार्ट होगा आलमगीरपुर। कौन होगा दोस्तों, आलमगीरपुर। ये देखें ईस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर है। ईस्ट के बाद वेस्ट, देखिए वेस्ट में एस आ गया, तो इसका जो है सुतके गैंडोर। तो सुतके गैंडोर ये आपका सुतकेंडोर, ठीक है दोस्तों। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है। अगर आप नॉर्थर्न मोस्ट साइड में बात करेंगे तो एम एन यानी कि मांडा। यहाँ पे नॉर्थर्न मोस्ट क्या है, मांडा। और अगर आप साउदर्न मोस्ट के बारे में बात करें तो द एंड, डी फॉर दायमाबाद, तो इस तरह से दोस्तों आप इन 4 एक्सटेंट को याद रखेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको याद होना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ईस्ट में ए आता है आलमगीरपुर, वेस्ट में एस आता है सुतका गंडोर, नॉर्थ के बाद NM, नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा, मांडा, और साउथर्न में हो जाएगा दायमाबाद। ये 4 साइड आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अब ये 4 साइड पता होने से फ़ायदा क्या हुआ, ये हमें ये बताता है, अगर हम इन चारों पॉइंट को मिला देते हैं, दोस्तों, तो आप देखें ये हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया बताता है। हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया इतना बड़ा था, और ये अप्रॉक्स 1.3 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल में बना हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड उसके फीचर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट साइट्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों देखें, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है आपका हड़प्पा। तो दोस्तों हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है दोस्तों। हड़प्पा की खासियत है, ये सबसे पहला डिस्कवरी हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाला साइट कौन था, हड़प्पा। और हड़प्पा को खोजा किसने था, आपको भी पता होगा, दयाराम साहनी ने। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खासियत है इसकी ग्रेनरी, सीमेंट्री, एविडेंस ऑफ कॉफिन बुरियल। कॉफिन बुरियल का मतलब होता है डेड बॉडी इनसाइड वुडन बॉक्स, और यहाँ की टेक्सटाइल। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जगह था जहाँ से पहली बार कॉटन कल्टीवेशन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं होती तो 2 चीज़ तो आप जरूर याद रखें। हड़प्पा मतलब ग्रेनरी, GH, हड़प्पा मतलब ग्रेनरी, और फर्स्ट कॉटन कल्टीवेशन, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। जो नेक्स्ट साइट है वो है मोहनजोदारो, जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध में है। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ग्रेट बाथ था, जहाँ पे शायद रिलीजियस पर्पस के लिए लोग बाग एक साथ नहाते थे। ये नॉर्थ साउथ में इनके सीरी था, सीरी से लोग बाग नीचे उतरते थे, तो रिलीजियस पर्पस के लिए लोग यहाँ पे नहाते थे। तो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी,
ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल दोस्तों, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सेंटीमीटर की थी ये डांसिंग गर्ल, और ये हाईली मेटल क्राफ्टमैनशिप का विजुअलाइजेशन देती है। प्रिस्ट किंग स्टैच्यू असेंबली हॉल, आपको ये सब चीज़ें याद ना हो तो कम से कम आप ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल को तो याद रखें ही दोस्तों। तो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल, तो मोहनजोदारो में डांस कर रही थी डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ में डांस कर रही थी डांसिंग गर्ल, ऐसा करके आप याद रख लें। नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, ये गुजरात है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में इसे इंक्लूड कर लिया गया है। धोलावीरा में आप देखें धोलावीरा में क्या है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी एडवांस था दोस्तों, काफ़ी एडवांस था। ये इसलिए एडवांस था कि इनका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एकदम जिप्सम कोटिंग था इसमें दोस्तों। जिप्सम कोटिंग होने के कारण क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं यहाँ पे स्टक हो जाते हैं और वाटर को नेचुरली ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट बात था। रिजर्वॉयर्स थे, स्टेडियम थे, साइन बोर्ड विथ हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड 3 लेयर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, ये धोलावीरा में देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको याद रखना ही रखना। जैसे आपने हड़प्पा में याद क्या रखा, ग्रेनरी, हड़प्पा में क्या याद रखा दोस्तों, ग्रेनरी। मोहनजोदारो में क्या याद रखा, ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल। तो वैसे ही आपको धोलावीरा में याद रखना है दोस्तों वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, WMS। तो नेक्स्ट साइट है आपके पास लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। लोथल में है डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप वगैरह आके, जहाज वगैरह आके लगते हैं। बीड मेकिंग इंडस्ट्री दोस्तों, यहाँ पे सजावटी वस्तुएं, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप का विजुअलाइजेशन देता है। लोथल में ट्रेड सेंटर था। राइस कल्टीवेशन के भी साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। सबसे पहले इंडिया में राइस कल्टीवेशन का साक्ष्य नैनी प्रयागराज में मिलता है दोस्तों, नैनी प्रयागराज में मिलता है। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो लोथल में डॉकयार्ड का आप ज़रूर याद रखेंगे। लोथल में डॉकयार्ड, जैसे हड़प्पा में क्या था, ग्रेनरी, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ और क्या था बताएं, डांसिंग गर्ल, और धोलावीरा में क्या था दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। लोथल में डॉकयार्ड। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा अभी के राजस्थान में है दोस्तों, और यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है फाइल अल्टार मतलब यज्ञ वाला जो हवन कुंड, जिसमें लोग बाग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फाइल अल्टार। फ्रोड एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब प्लग्ड फील्ड, मतलब एक ऐसा फील्ड जहाँ पे कि हल चलाया हुआ हो। क्या चलाया हुआ दोस्तों, हल चलाया हुआ हो। या फिर बेंगल इंडस्ट्री इधर पे देखा जाता है। अगर आपको कालीबंगा में याद करना हो तो फाइल अल्टार तो आप याद करेंगे ही करेंगे, और प्लग्ड फील्ड भी आप याद करेंगे। ये कालीबंगा में मिलता है। तो काली माँ में फायर अल्टार ऐसे याद कर लेंगे। राखी गरी में दोस्तों ये हरियाणा में है, और इसका आपको याद रखना है, दिस इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी ये क्या है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो राखी से याद रखेंगे, राखी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, राखी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंपॉर्टेंट DNA स्टडीज़ भी यहाँ पे किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट साइट है बनावली हरियाणा में है। ये अर्ली और मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट को दिखाता है। 45 टाउन यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हड़प्पा में है ग्रेनरी। मोहनजोदारो में क्या है, ग्रेट बाथ प्लस डांसिंग गर्ल। फिर क्या दोस्तों, धोलावीरा में क्या है दोस्तों, आपको याद रखना होगा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। देन क्या है दोस्तों, कालीबंगा में क्या था, फायर अल्टार। इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। और राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट था, आप देख सकते हैं। लोथल में डॉकयार्ड था, धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। तो ये आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आता है। नाउ इनके टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग को समझते हैं दोस्तों। टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग इनका काफ़ी बढ़िया था। बढ़िया क्यों था, इसके कुछ बात को समझते हैं। पहला इनका टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न में था। ग्रिड पैटर्न मतलब ये एक घर मान लेते हैं, ये एक घर मान लेते हैं, ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। तो इनका जो रोड था वो इस तरह से आता था, और यहाँ पे 90 डिग्री पे एक रोड दूसरे रोड को कट करते थे। परपेंडिकुलर एक रोड दूसरे रोड को परपेंडिकुलर वे में कट करते थे। तो आप देखें ये ग्रिड सिस्टम में घर बने हुए होते थे, ठीक है। तो अब एक और बात यहाँ पे होता था दोस्तों, यहाँ पे रोड तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था, पर ये लोग प्राइवेसी के लिए भी थोड़ा कंसर्न थे। तो इनका जो दरवाज़ा है वो आगे की तरफ ना होके रोड की पीछे की तरफ खुलता था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
एक और चीज़ देखा गया सीटाडेल एंड लोअर टाउन्स। तो सीटाडेल और लोअर टाउन में क्या होता है दोस्तों, ऐसा देखा गया कि एक ऊंचा वाला इलाका होता था और वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्टर्न साइड में सीटाडेल होता था, ये एक ऊंचा वाला इलाका होता था। ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन होता था, ये नीचा इलाका, मतलब इसमें ऊंचाई कम होती थी। ऐसा सोचा गया, ऐसा समझा गया कि सीटाडेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस एरिया था जहाँ पे कॉमन लोगों को जाना थोड़ा अलाउड नहीं था। लोअर टाउन जो है वो रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ पे लोग बाग रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम भी इनका काफ़ी एडवांस था, ड्रेनेज इनका कवर्ड ड्रेनेज था, ये ड्रेनेज कवर्ड था। इंस्पेक्शन होल्स थे इसमें ताकि लोग बाग आके देख सकें अगर कुछ फंस जाए तो। हाउस ड्रेन कनेक्टेड टू मेन ड्रेन्स, बेसिकली क्या होता था, हर घर से जो पानी निकलता था वो मेन ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड था। बाथरूम होते थे घरों में, और बाथरूम ये भी उस समय बाथरूम होता था, बाथरूम से पानी हर घर के बाथरूम से पानी ड्रेनेज में जाता था। अब यहाँ पे जिप्सम कोटिंग होता था दोस्तों, जिप्सम कोटिंग होने के कारण यह पानी नेचुरली ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता था। तो जिप्सम कोटिंग, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 की कोटिंग होती है, ये फिल्टर करता है वाटर को किसमें, ग्राउंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, चौथा पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, इनके ब्रिक्स जो होते थे सब सेम साइज के होते थे। ये 1:2:4 के होते थे, ये 7:14:28 सेंटीमीटर के ब्रिक्स देखे गए हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी देखे गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें एडवांस अर्बन प्लानिंग को दिखाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बात जो है ये मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। आप देखिए नॉर्थ साउथ में इनकी सीढ़ी होती थी जिससे लोग उतरते थे, ईस्ट वेस्ट स्टेयर्स होता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दोस्तों। और ये लोग जो हैं ये मेन गेट रोड की तरफ नहीं बनाते थे, रोड की तरफ नहीं बनाते थे, ये मेन गेट पीछे की तरफ बनाते थे, शायद प्राइवेसी का कंसर्न होगा। नेक्स्ट इकोनॉमी को देखें, अगर हम इकोनॉमी को देखें तो एग्रीकल्चर इसका सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल हिस्सा था। जैसे आप देखें बार्ले, मस्टर्ड, पीज, सीसेम और व्हीट, इनका कल्टीवेशन होता था। फर्स्ट कल्टीवेशन टू प्रोड्यूस कॉटन, मतलब पहला सिविलाइजेशन था, पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया। और मैंने आपको बताया भी था कि हड़प्पा में कॉटन के प्रोडक्शन का एविडेंस दिखता है। ग्रीक लोग कॉटन को सिन डॉन बोलते थे, क्या बोलते थे, सिन डॉन। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बफेलो के साक्ष्य मिलते हैं, गॉट के मिलते हैं, हम्ड बुल का मिलता है और शिप का मिलता है। कैमल के लिमिटेड एविडेंस हैं। हॉर्स के बारे में अगर बात करें कंट्रोवर्शियल है और रेयर एविडेंस है, बट इसका मतलब वो लोग ज़्यादातर हॉर्स का यूज़ नहीं करते थे। ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड मैक्सिमम बार्टर सिस्टम या फिर सील के द्वारा होता था, ऐसा लोग बाग कहते हैं। बार्टर सिस्टम में आप जानते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता था ट्रेड में, या तो एक्सपोर्ट होगा या तो इंपोर्ट होगा। जो एक्सपोर्ट होता था वो कॉटन का होता था, बीड्स का होता था, आइवोरी का और टिम्बर का एक्सपोर्ट, मतलब हमारे सिविलाइजेशन वाले एरिया से दूसरे सिविलाइजेशन में जाना। और जो इंपोर्ट होता था वो कॉपर का होता था, टिन का होता था और प्रीसियस मेटल का होता था दोस्तों। एक और बात, कॉपर और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन को क्या मिला के क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज का काफ़ी यूज़ देखा गया है, तभी तो इन्होंने एक डांसिंग गर्ल बनाया था, वो भी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल था दोस्तों, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल था। एक और बात कहेंगे, इंटरनली इनका ट्रेड होता था बिटवीन सिटीज़ में, और एक्सटर्नली ट्रेड पाया गया है बहरीन, मेसोपोटामिया और ओमान के बीच में। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करें, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिला। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बनाया गया है लॉस्ट वेक्स टेक्निक से। यह एडवांस मेटल क्राफ्ट कास्टिंग को विजुलाइज करता है। प्राइस्ट किंग स्कल्पचर, ये भी स्टोन का स्कल्पचर है, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। प्राइस्ट किंग भी मोहनजोदाड़ो में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदाड़ो में। और सील्स को स्टाम्प भी कह सकते हैं आप लोग, ये मैक्सिमम स्क्वायर शेप्ड था। ये ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। सील्स बहुत फेमस थे, और ये सॉफ्ट स्टोन जिसे कि स्टीएटाइट कहते हैं, स्टीएटाइट, सील्स स्टीएटाइट से बना होता था। तो इस सील्स मोस्टली स्क्वायर होते थे और ये स्टीएटाइट से बना होता था। एक पशुपति सील बहुत जगह देखा गया है। पशुपति सील में क्या है, हॉर्न डेटी दिखे हैं दोस्तों, इनके 3 हॉर्न दिखेंगे और इनके चारों तरफ एनिमल्स रहते थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसे प्रोटोसिवा माना है,
क्या है वो तो उन्होंने माना है। यूनिकॉर्न सील देखा गया, सील विथ पीपल लीफ ये भी देखा गया, पोटरी देखे गए दोस्तों रेड कलर के और मैक्सिमम ब्लैक कलर के। स्कल्पचर के बारे में बात करें तो स्टोन के स्कल्पचर दिखे, टेराकोटा के स्कल्पचर दिखे और ब्रॉन्ज, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, BDG ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। अब हम बात करते हैं सोसाइटी, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस मानते हैं कि सोसाइटी मैट्रियार्कियल थी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी तो था बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सोसाइटी में जो औरतें होती थी उन्होंने वो नेकलेस का यूज़ करती थी, रिंग्स का यूज़ करती थी, बैंगल्स का यूज़ करती थी। टिंचर का भी यूज़ देखा गया, टिंचर का यूज़ घावों को भरने के लिए, फॉर हीलिंग वुंड्स। लिपस्टिक का यूज़ देखा गया भाई, काजल का यूज़ देखा गया, आईलाइनर का यूज़ देखा गया, सिंदूर का यूज़ देखा गया। राइस वॉज द मेन फूड, ऐसा लगा अंदाज़ा। और पहली बार राइस के कल्टीवेशन का साक्ष्य नैनी जो कि इलाहाबाद में वहाँ पे मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो रिच मर्चेंट और ट्रेडर्स एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, क्योंकि कुछ पैलेस या कोई महल या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिखी नहीं, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद रिच मर्चेंट्स और ट्रेडर्स करते थे। अब रिलीजन के बारे में बात करें, वो लोग मदर गॉडेस माँ सिंधु की पूजा करते थे। पशुपति लाइक डीटी को देखा गया है, पेड़ों की पूजा करते थे, एनिमल्स की पूजा करते थे और अर्थ की पूजा करते थे एज अ फर्टिलिटी सिंबल्स। सेक्रेड ट्री पीपल को माना गया, आज भी पीपल सेक्रेड ट्री है। सेक्रेड एनिमल देखा गया दोस्तों बुल और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक मोस्ट कॉमन सील एनिमल था और इसे भी सेक्रेड माना गया। टेम्पल के कुछ ऐसे क्लियर एविडेंस तो मिले नहीं। अगर हम बात करें सेमिनिज्म, सेमिनिज्म का मतलब होता है भूत पिचास में विश्वास होना। तो ऐसा देखा गया कि उनका भूत पिचास में विश्वास था, क्योंकि हमें कुछ एम्यूलेट्स मतलब ताबीज मिले थे। क्या मिले थे दोस्तों? ताबीज मिले थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्हें भूत पिचास में भी शायद विश्वास था। फायर वर्शिप के भी एविडेंस मिले, कहाँ से? कालीबंगा से। मैंने आपको पहले ही बताया था कालीबंगा में बहुत से फायर एटलार है। क्या है? एटलार है, मतलब यज्ञ का हवन कुंड, जहाँ पे लोग बैठ के बोलते हैं स्वाहा। अब स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। स्क्रिप्ट मैक्सिमम पिक्टोग्राफिक मतलब फोटो था। क्या था? फोटो से पहचान लो। 4000 साइन आज तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जो स्क्रिप्ट थे, ऐसा देखा गया कि मोस्टली ये राइट टू लेफ्ट, जैसे मैं अभी लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ दोस्तों, तो मोस्टली स्क्रिप्ट इनका उल्टा था, राइट टू लेफ्ट था। और हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है। अभी भी बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्ट है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि लिखा क्या है, पर ठीक है अपन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना अपना काम है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, इनका वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया था दोस्तों। इनका वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम काफ़ी स्टैंडर्डाइज था। बाइनरी सिस्टम ये लोग यूज़ करते थे। अब ये बाइनरी वो कंप्यूटर वाला 0 1 नहीं है दोस्तों, ये बाइनरी है 1 2, मतलब डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ऐसा। अब देखिए इससे कोई भी वेट आप निकाल सकते हैं। 3 निकालना है 2 1 3, 5 निकालना है तो 3 तो निकल चुका है ऑलरेडी, 3 2 5, इस तरह से ये एक सिस्टम है जिससे आप कोई भी वेट कर सकते हैं। मेटलर्जी का भी इन्हें ज्ञान था। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए मेटल्स क्या होता है, पहाड़ों में ओर के फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? ओर के फॉर्म में। पहाड़ को तोड़ ले, पहाड़ को तोड़ के ओर निकाल, ओर निकालने के बाद इसको मशीन में डाल, मशीन में डालने के बाद यहाँ से मेटल निकाल ले। तो इन्हें मेटलर्जी का भी ज्ञान था दोस्तों। ऐसा देखा गया कि इन्हें कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, आयरन के कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कहना गलत होगा कि इन्हें आयरन की भी जानकारी थी। अगर हम बरियल सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब लोगों को मरने के बाद जो ज़मीन में डाल देते हैं, तो बरियल सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ऐसा देखा गया कि उन्हें आफ्टर लाइफ में बिलीफ था, क्योंकि ऐसा देखा गया कि लोगों को जब अंदर डाला गया ना, साथ में सामान भी डाला जाता था, किसी का चूड़ी, किसी का कुछ, तो ऐसा देखा गया कि उन्हें शायद कहीं ना कहीं अगले जन्म या उसके अगले जन्म पे विश्वास तो था, तभी तो डाल रहे थे वो लोग। तो एविडेंस, ये जितने एविडेंस हमने देखा, पॉलिटिकल हमने एविडेंस देखा, पॉलिटिकल एविडेंस देखा, इकोनॉमिकल एविडेंस देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा, इनके रिलीजियस सिस्टम को देखा, तो ये सब हमें ये सजेस्ट करता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो रिलेटिवली ऑर्गेनाइज्ड थी और प्रॉस्पेरस थी दोस्तों। अब इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो इनका डिक्लाइन क्या हुआ? बहुत सारी थ्योरीज हैं दोस्तों, उन सभी थ्योरीज को देखें। कुछ थ्योरी बोलती है क्लाइमेट चेंज और फ्लड के कारण हुआ है, कोई बोलता है कि भाई नदियाँ ही सूख गई, ड्राइंग ऑफ रिवर, कोई थ्योरी बोलती है कि अर्थक्वेक के कारण हुआ, कुछ थ्योरी बोलती है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण हुआ, वो तो अभी भी खैर हो रहा है।
कुछ थ्योरी बोलती है कि आर्यन इन्वेजन के इसका एक कारण था, क्योंकि आर्यन इन्वेजन के करने के कारण जितने भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो भाग गए। कुछ थ्योरी कहती है कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेड था, बट ये आर्यन इन्वेजन आज पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो चुका है। तो इन सभी थ्योरीज़ का अपना अपना मानना है। लेकिन अगर मैं मॉडर्न व्यू के बारे में बात करूं तो अभी जो मॉडर्न व्यू है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। दोनों ही फैक्टर था। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो आप आज भी देख रहे हैं किस तरह से इन्वायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर तो उस समय जब सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकती तो आज भी ज़रूर कर सकती है। खैर, हम चाहेंगे ऐसा ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन है इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों ही फैक्टर का, और इसके कारण सिविलाइजेशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो देखें दोस्तों, ये सिविलाइजेशन थी जो डिक्लाइन हो चुकी है, और ये बरियल प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं। साथ में और भी सामान वामान डाल दिया गया ताकि इन्हें आफ्टर लाइफ में क्या था, बिलीफ था। फाइनल रिवीजन दोस्तों, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, हमने उसके सिटीज़ को देखा, हड़प्पा को देखा, हड़प्पा में ग्रेनरी, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, लोथल में डॉकयार्ड, धोलावीरा में वाटर सिस्टम, कालीबंगा में फाइल अल्टार, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, कल्चर, डिक्लाइन, सारी चीज़ों का हमने समझा। आप आई होप इसको समझे होंगे। अब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना समझने से हमें फ़ायदा क्या मिला, क्यों समझा हमने? तो उसको समझने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि इंडियन सिविलाइजेशन को दोबारा से लिखा गया। पहले हम लोग ये मानते थे कि वैदिक सिविलाइजेशन ही हमारा शुरुआत है, पर ऐसा देखा गया कि नहीं, उससे भी पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3300 BC से स्टार्ट हो चुका था। हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास भी एक एडवांस अर्बन डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, अपार्ट फ्रॉम इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, चाइनीज़ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हमने इंडिया के कनेक्शन को दिखाया अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझा। हम देखे कि आज से करीब 6000 साल 7000 साल पहले भी ह्यूमन इतने डेवलप्ड थे, उनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये देखें, इनके कुछ स्कल्पचर हैं आपके सामने दोस्तों, ये उनका कुछ स्क्रिप्ट है, आप देखें, ये राइट टू लेफ्ट था। तो आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, और नोट्स जरूर बनाएं, समय मिले तो बुक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।